हाँ जी यार, तो जैसा मैं कह रहा था ना कि मतलब ये जो एरिया है बहुत सारे सिविलाइजेशन या बहुत सारे कल्चर्स के टच में था। तो यहाँ पे जैसे मैं आया हूँ, ये वाली स्ट्रीट जो है ना, तो इस वाली स्ट्रीट में मुझे मैक्सिमम जो दुकान है वो चाइनीज़ लगी। तो यार यहाँ पे ना मतलब चाइनीज़ लोग काफ़ी आया करते होंगे, और वो यहाँ से, तो वो यार यहाँ से वेस्ट की तरफ जाया करते थे। जो भी बिज़नेस होता है, जो भी मतलब मर्चेंट्स होते हैं, वो शिपिंग का काम करते हैं। वो सामान लेते थे शिप से, चाइना से स्टार्ट करते होंगे, और फिर वो वियतनाम होते हुए फिर वो मलेशिया इस वाले पोर्ट पे आते होंगे, और फिर यहाँ से जाते फिर अरब कंट्रीज़ में जाते होंगे। तो पुराने ज़माने में जो ट्रेड का तरीका था वो ऐसे ही था, या तो आप सिल्क रूट लो, या फिर आप बहुत ज़्यादा सामान होता तो शिप से आप ले जाते थे। तो यहाँ पे आपको मतलब इसीलिए मैंने इस एरिया में तो नहीं, इस एरिया में तो काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ है। दूसरे एरिया में आपको इंडियंस भी काफ़ी देखेंगे जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के थे। तो मतलब ये जो ट्रेड, मतलब इसलिए ना ये जगह जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है। तो चलिए और एक्सप्लोर करते हैं इसे। यार दूसरी बात वो ये है कि चिड़िया का घोंसला वाला, तो यार एक चिड़िया का घोंसला होता है वो एक्चुअली ना वियतनाम या और इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह में क्या होता है कि जो लाइमस्टोन की पहाड़ियाँ होती है ना, तो वहाँ पे एक चिड़िया होती है, तो वो घोंसला देती है। वो ऐसे घोंसला नहीं देती है, वो अ, तो वो क्या करती है ना, वो तो वो घोंसला बनाती है अपने थूक से, यानी कि अपने सलाइवा से बनाती है। तो लोग क्या करते हैं ना, उसे कलेक्ट करते हैं, उसे खाते हैं। तो बोलते हैं उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें। बट कितना है साइंटिफिकली यार मुझे नहीं पता है इसका क्या साइंटिफिक प्रूव है कि नहीं है। बट लोग बोलते हैं इससे बॉडी स्टैमिना वगैरह काफ़ी अच्छी प्रूव होती है, और जो सेक्सुअल जो जिन्हें प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। मैंने लिया था बट मैंने खाया नहीं, मुझे लगा कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो खैर चलिए चलते हैं और आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो यार चलिए चलते हैं अब चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो अभी देखो दुकानें वगैरह सेट हो रही हैं, तो शाम में फिर से आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो यार मैंने ना कुछ इस तरह का ले लिया है। केले के पत्ते के अंदर जो है राइस है, और कोकोनट है वो फ्राई कर रखा है, कुछ कर रखा है। तो चलिए चलते हैं चर्च। यार जैसे एम्स्टरडेम में मतलब लंबे लंबे पतले पतले घर है ना, मतलब कलरफुल वाले, वो ठीक बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी दिख रहे हैं, दूर से दिख रहे हैं मुझे, और शिप भी एक दिख रहा है। तो देखो यार, एक तो शिप लगा है, डच के टाइम का ही लग रहा है, और वहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा दिख रहा हो, वहाँ हम चलेंगे। तो यार वहाँ चलेंगे, बट पहले इस वाले चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। वो देखो यार, आपको थोड़ा थोड़ा दिख सा रहा होगा। हाँ जी यार, तो ये जो पीछे आप चर्च देख रहे हो ना, इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो सवाल उठता है कि इस चर्च का और इंडिया का क्या रिलेशन है। तो यार ये जो चर्च है ना, आप इसको देख के थोड़ा बहुत फील कर सकते होगे कि गोवा के चर्चेस से सिमिलर है ये। तो इसके पीछे कहानी है, कहानी क्या मैं बताता हूँ। तो यार ये देख सकते हो, अगर आप में से किसी को डच आती है तो कुछ लिखा हुआ है यहाँ, तो ऐसे डेसर्टेड कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ये देखो यार, शिप बनी हुई है। तो यार जब पोर्टुगीज़ मतलब इन सारी कंट्रीज़ में, इंडिया में और मलेशिया और इन सारी कंट्रीज़ में, साउथ ईस्ट एशिया में जब आए थे, बिज़नेस के लिए आते थे और भी बहुत सारे कामों के लिए, तो मिशनरी काम के लिए सेंट ज़ेवियर करके एक जो
प्रीस्ट थे या एक मिशनरी थे जो कि मतलब गॉड का मैसेज देने आते थे। तो वो बेसिकली इंडिया आए थे और इंडिया में भी कई सारे चर्च बनाया था उन्होंने। फिर उसके बाद वो यहाँ पे आए थे। तो इसके अलावा भी मतलब ये और भी आगे गए थे, और भी कंट्रीज़ में गए थे वो। तो जब वो लौट रहे थे ना इंडिया, मतलब इंडिया में एक्चुअली वो सेटल हो गए थे, तो कुछ टाइम के लिए वो यहाँ पे मलाका में थे। और इसलिए इसका जो आर्किटेक्चर आप देखोगे ना, इंडिया में जो गोवा में जो चर्चेज़ हैं उनकी तरह काफ़ी मिलता जुलता आर्किटेक्चर है। और चलिए इसको अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। तो ये सेंट ज़ेवियर जो है उन्होंने बनाया था ये चर्च, और एक की सेंटर था इस एरिया में क्रिश्चियनिटी का 1500s के टाइम। अब यार ये हड्डी क्यों बनी हुई है ये पता नहीं मुझे, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना मुझे। यार ये तो बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है, पत्थरों पे ऐसी हैंड राइटिंग लिखना मानना पड़ेगा यार। ये भी काफ़ी सुंदर लिखा है यार पत्थरों पे। तो चलिए थोड़ा नीचे उतरते हैं और एक और जगह आपको ले चलता हूँ। तो यार आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ना वो पहाड़ी है। तो पहाड़ी वो काफ़ी मतलब ऊंचाई पे था। तो यहाँ पे ना बहुत पहले फिशरमैन्स रहते थे जो मछली पकड़ने वाले हैं। तो जब यहाँ पे एक जो बंदा था उसका नाम परमेश्वर, मतलब एक तो राजा था वो। तो सुल्तान इस्कंदर शाह जब इस एरिया में आया तो उसने इस पहाड़ी को ना अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया बना दिया, यानी कि इस पहाड़ी से वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। तो यार यहाँ पे जो पत्थर पाए जाते हैं ना स्पेशल अलग तरह के पत्थर हैं। वो मैं देख रहा था पत्थरों में छेद जैसा कुछ है, मुझे लगा छेद वाले पत्थर तो समुंदर के एरिया में पाए जाते हैं। तो एक्चुअली ये ना समुंदर से लाए गए पत्थर उस नियर बाई एरिया से लाए गए हैं। तो पोर्टुगीज़ ने एक्चुअली ज़बरदस्ती यहाँ के जो मेलाका के लोग थे, यानी कि मले लोग थे ना, उनको पकड़ के लाते थे और ज़बरदस्ती मजदूरी करवाते थे, और फिर उन्होंने ये चर्च बनाया। तो यार जैसा मैं कह रहा था जो सेंट ज़ेवियर थे तो उनकी बॉडी को कुछ दिन यहाँ रखा गया था, मतलब वो कुछ दिन थे यहाँ, मतलब तबीयत उनकी ख़राब थी। उसके बाद फिर उन्हें गोवा इंडिया ले जाया गया था। तो यार डच और पोर्टुगीज़ के बीच ना लड़ाई हुई थी, तो उसमें ये जो चर्च था काफ़ी ज़्यादा मतलब टूट सा गया था। फिर डच लोगों ने इस चर्च को फिर से बनाया था। तो यार वही है, जब यहाँ पे मेलाका एम्पायर था ना तो उसने इस जगह को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट दी, यानी यूरोप से भी लोग आते थे और अरब से भी लोग आते थे। जितने भी मर्चेंट्स आते थे यहाँ पे रुकते थे और ट्रेड करते थे यहाँ से। तो यार ये जगह जो है ना उसको कहते हैं ए फेमोसा। अब क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यार जब पोर्टुगीज़ लोग यहाँ पे आ चुके थे ना तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन था, मतलब जब जिन्होंने जीती थी इस जगह को, मेलाका को, तो इसने इस जगह को बोला है कि ये फेमस है, ये इम्पोर्टेंट है जगह, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ए फेमोसा। तो यार मैं कह रहा था ना, देखो ये पत्थर जो लाए गए हैं समुद्र के पत्थर हैं, मतलब पानी वाले पत्थर है, पानी में जो पाए जाते हैं, इसलिए इनमें इस तरह के छेद है। तो यार ये जो पार्ट है ना फोर्ट्रेस है, एक तरह से किला है समझो ये। तो जब एक्चुअली लड़ाई हुई ना तो बहुत सारे जो इस किले का जो हिस्सा है ना वो टूट गया। तो अभी जो पीछे देख रहे हो ना बस वही एक हिस्सा है जो बचा हुआ है किले का, क्योंकि लड़ाइयाँ देखो इतनी सारी हुई हैं। सबसे पहले पोर्टुगीज़ जब आए थे उन्होंने बनाया ये, फिर डच आए उनके साथ लड़ाई हुई, फिर जो ब्रिटिश आए तो उनके साथ लड़ाई हुई। तो बस इतना सा ही हिस्सा बचा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, सुंदर है काफ़ी ये। तो चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं और जर्नी एक्सप्लोर करते हैं। तो यार ये मलाका जो है ना अपने आप में एक रीजन हुआ करता था, एक सल्तनत होती थी। तो मतलब इसको जो इंडिपेंडेंस जो मिली
तो उसी का मेमोरियल बनाया गया है। तो ये मेमोरियल उसी को रिप्रेजेंट करता है कि मलाका जब इंडिपेंडेंट हुआ था। तो देखो यार, शिप के शेप में कुछ बना रखा है और यहाँ पे शोज़ वगैरह होते हैं। भाई टोक्यो ड्रिफ्ट चल रही है। कंसेप्ट यार मुझे अच्छा लगा ये बच्चों को खुश करने का अच्छा तरीका है। हाँ जी यार, तो अब बात करते हैं हिस्ट्री की इस जगह की। तो यार ये जो पहले एरिया था ना, ये यहाँ पे मलय लोग जो होते थे और नेटिव जो इंडियनिस्ट ट्राइब हुआ करते तो वो यहाँ रहते थे। बट कुछ दिन बाद क्या हुआ है कि 15 सेंचुरी में यहाँ पे जो सुमात्रा का एक प्रिंस था, तो उसने अटैक कर दिया और यहाँ पे मतलब कब्ज़ा कर लिया, मतलब जो इंडोनेशिया सुमात्रा में है तो उसके अंडर में आ गया। फिर उसने सोचा कि इसको ना मैरीटाइम की जगह बनाई जाए, यानी कि यहाँ पे जितने भी शिप आएँ उनसे टैक्स लिया जाए, उनसे जो है चीज़ों को मतलब टैक्स वगैरह लिया जाए और भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम किया जाए। तो उस टाइम पे ना इस जगह को मलाका सल्तनत कहते थे, सुल्तनत या सल्तनत कह सकते हो। भाई ये कोई चाइनीज़ मंदिर है। तो यार ये जो जगह थी ना, तो ये ऐसी जगह पे था कि यहाँ पे चाइनीज़ लोग भी आ सकते थे, अरेबियन भी आ सकते, इंडियन भी आ सकते थे। तो अलग अलग सिविलाइजेशन का ना इस पे इन्फ्लुएंस पड़ा। तो फिर क्या होता है कि 15 सेंचुरी में आखिरकार यहाँ पे आते हैं पोर्टुगीज़, और उसके लगभग 100 साल के बाद डच लोग आते हैं और फिर डच लोग जीत लेते हैं पोर्टुगीज़ से और यहाँ पे इस एरिया को अपने अंडर में ले लेते हैं। तो वही होता है 16 सेंचुरी में डच लोग पूरी यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं और बहुत अच्छा अपनी कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश कर देते हैं, यानी कि बिल्डिंग बनाते हैं और जो भी टैक्सेशन वगैरह होता है वो सारा करते हैं। बट लगभग 1800 मतलब 200-300 साल वो लोग राज करते हैं, बट 1800 में फिर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। तो इस जगह का ना एक तरह से डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो यार आप ये कह सकते हो जितनी भी यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं ना, सारी डच इन्फ्लुएंस्ड हैं। नीदरलैंड के जितने भी लोग थे उन्होंने मतलब सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं। तो इसी इन्फ्लुएंस की वजह से, और सिर्फ डच का इन्फ्लुएंस नहीं, यहाँ पे मलय भी हैं, चाइनीज़ भी, इंडियंस भी हैं। तो इसी वजह से ना इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कहा गया। स्पेशली अभी मैं इस पार्ट में खड़ा हूँ और यहाँ पे नदी है पीछे, और ठीक है उस तरफ ना एक आइलैंड का हो या फिर एक एरिया का हो, वहाँ पे क्या है कि वो सारी जो कॉलोनीज़ हैं डच कॉलोनीज़ हैं, मतलब वहाँ पे डच लोग रहा करते थे। घर भी देखोगे वैसे ही हैं, और चर्चेस वगैरह जो मैंने अभी पीछे दिखाए हैं, और इसके अलावा जितना भी एरिया है मतलब जो आर्किटेक्चर है वो डच इन्फ्लुएंस्ड है। तो चलिए इसको और एक्सप्लोर करते हैं, अच्छे से घूमते हैं। ये तो लग रहा है गुड़ रखी है। दिस इज लिखा हुआ है होकियन हुए कुआन। चाइनीज़ आर्टिफैक्ट्स की दुकान है, पुराने चाइनीज़ सामान मिल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो बड़ा प्यारा सा बोनसाई ट्री है। Code for Dad spent.
डोरेमोन आ गया भाई, डोरेमोन। ये देखो यार, ये चाइनीज मंदिर है। तो यार ये देख रहे हो, ये ना चिड़िया का घोंसला होता है, लोग उसे खाते हैं। ये देखो लिखा भी है, बर्ड्स नेस्ट। मुआ छी। भाई ये कुछ जो है ना, डांस कर करके ना बंदा, ये देखो वीडियो में है, उसको नारियल को कट करता है और ऊपर नीचे करता है।